स्टार्टिंग से मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मोशन चैप्टर को ले रहे हैं, तो मोशन चैप्टर में हम हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा देखते हैं जो कि आपकी लाइफ में चलता हुआ भी नज़र आता है, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मोशन में नज़र आता है। जो रेस्ट कंडीशन में, मान लिया आपके टेबल पे मोबाइल रेस्ट कंडीशन में है, खाना रखा हुआ है रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है ना। आपने टेलीफोन को रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है, या आपका कोई वॉच है वो भी रेस्ट कंडीशन में टेबल के ऊपर रखा हुआ है। और वहीं अगर आप मोशन में बात करो, तो मोशन में जैसे कार चल रहा है, फुटबॉल आपका रोटेट कर रहा है, तो बर्ड्स जो है फ्लाई कर रही हैं, फिश स्विंग कर रही हैं, है ना। आपके बॉडी में जो वेन्स हैं, उसके वेन्स में जो ब्लड्स हैं उसका फ्लो हो रहा है, आर्टरीज में फ्लो हो रहा है, तो दीज ऑल आर द मोशन। कार का मोशन है, एटम, मॉलिक्यूल्स, प्लांट, स्टार एंड द गैलेक्सी आर आल्सो इन द मोशन, दीज ऑल आर in motion. We often perceive an object to be the motion when its position change with the time. तो हम किसी भी चीज को मोशन में तब समझ सकते हैं जब वो टाइम के बेसिस पे कुछ डिफरेंट, मतलब टाइम का जैसी चेंज हो, और टाइम के चेंज होने से उसका लोकेशन अगर चेंज हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट टू बी मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो जाता है विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो उसको हम मोशन में कंसिडर करते हैं। समझ में आया? तो however there are the situation where motion in the through the indirect evidence. For the example, we have for the motion of air by the observing the movement of dust and the movement of the leaves and the branches of the tree, है ना। तो यहाँ पे जैसे लीफ की मूवमेंट हो रही है, ब्रांचेस की मूवमेंट हो रही है, तो दीज ऑल आर सब मोशन। ठीक है, हाँ, तो ये पता चलेगा कि भाई situation where is the motion is through the indirect evidence, or for the example we have the motion of the air by the observing the movement of the dust and the movement of the leaf and the branches of the tree। तो इनडायरेक्ट तरीके से मोशन इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। What cause the phenomena of the sunrise, sunset and the changing in season? It is due to the motion of the earth। अब क्या होता है, कोई भी फिनोमिना है, जैसे कि आपका सनराइज होता है, सनसेट होता है ना, सीजन चेंज होता है, तो ये सब कुछ कैसे होता है? ये तभी पॉसिबल है जब अर्थ का रोटेशन होता है ना। तो ये क्या है, एक तरह का मोशन ही तो है अर्थ का, तभी तो ये पॉसिबल है आपका सीजन चेंज होना, सनराइज होना, सनसेट होना, ये सब कुछ अर्थ के मूवमेंट की, रोटेशन की वजह से होता है। इफ इट इज ट्रू, व्हाई डोंट वी डायरेक्टली perceive the motion of the earth? तो डायरेक्टली हम क्यों नहीं perceive कर सकते अगर ये मूवमेंट अगर ट्रू है? तो ये सब कुछ इनडायरेक्टली वे में होता है। देखा जाए तो सनराइज और सनसेट तो हो रहा है, मगर सनराइज सनसेट किसकी वजह से हो रहा है? अर्थ के मूवमेंट की वजह से हो रहा है, अर्थ के मोशन की वजह से हो रहा है, अदरवाइज तो होगा ही नहीं, है कि नहीं, है ना। तो ये इनडायरेक्टली वे में हो गया। तो एन ऑब्जेक्ट में बी अपेयर टू बी मूव फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। कई कंडीशन में ऐसा होता है, किसी ऑब्जेक्ट के को अगर तुम लो, तो किसी पर्सन के लिए तो मूविंग करता हुआ दिखाएगा, और किसी पर्सन के लिए वो स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट में बी अपेयर द मूविंग फॉर अ वन पर्सन एंड द स्टेशनरी फॉर सम अदर पर्सन। ऐसा क्यों? किसी दूसरे के लिए वो तो रखा हुआ नजर आ रहा है, और किसी एक आदमी के लिए वो चलता हुआ नजर आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि मान लिया कि तुम सड़क पे खड़े हो, है ना, यहाँ पे तुम खड़े हो, और यहाँ पर से एक कार जा रही है। ठीक है, जब वो कार जा रही है, तो कार का जब जाना होगा तो आपको मूवमेंट करता हुआ नजर आएगा कि कार मूव कर रही है, तुम अगर यहाँ पे खड़े हो तो। ठीक है, और अगर तुम कार में बैठे हुए हो, कार में अगर बैठे हो, तो कार में तुम बैठे हो तो आपको लगेगा कि सड़क जो है पीछे जा रही है, या बंदा जो यहाँ पर खड़ा है वो पीछे जा रहा है, तुम आगे जा रहे हो। और वहीं पे अगर दो कार एक साथ चल रही है, ठीक है, और तुम यहाँ पे बैठे हुए हो, और साथ साथ में दोनों की स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों ही चल रहा है, तो इसमें अगर तुम बैठे हो तो तुमको ये वाली कार भी स्टेशनरी नजर आएगी, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। समझ रहे मेरी बात, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट कह रहा है, कुछ लोगों को चीजें मोशन में नजर आती हैं, कुछ लोगों को चीजें स्टैंडिंग कंडीशन में नजर आती है कि वो नहीं चल रही है। द पैसेंजर इन द मूविंग बस, किसी पैसेंजर के लिए बस अगर मूव कर रहा है, द रोड साइड ट्री अपेयर टू द मूव बैकवर्ड। जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई पैसेंजर बस में बैठा हुआ है, तो रोड साइड ट्री अगर कोई खड़ा है तो लगेगा कि ट्री जो है पीछे की ओर जा रही है।
या कोई बंदा खड़ा है तो लगेगा कि बंदा वो पीछे की ओर जा रहा है। लगेगा नहीं लगेगा? अगर भाई यहाँ पे कोई ट्री लगा हुआ है और तुम इधर से आ रहे हो, बस में बैठे हुए हो, तो तुम तो आगे जा रहे हो मगर वो ट्री लगेगा कि वो पीछे की ओर जा रहा है कि नहीं? एंड द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड रिसीव द बस along with the passenger is moving. However, the passenger inside the bus see his follow the passenger to be the rest. मतलब अगर कोई पैसेंजर है ना, कोई बस के अंदर पैसेंजर बैठा हुआ है, ये पैसेंजर बैठा हुआ है पहला वाला, ये पहला नंबर है, और एक पैसेंजर बैठा हुआ है दूसरा नंबर, ठीक है। अगर ये वाला बंदा बाहर में खड़े किसी बंदे को देख रहा है तो लगेगा कि ये बंदा पीछे की ओर जा रहा है, राइट। और बस तो आगे की ओर मूवमेंट कर रही है, बस आगे की ओर मूवमेंट कर रही है, तो बस में ये वाला पहला बंदा इसको देखेगा तो लगेगा कि बंदा पीछे की ओर जा रहा है, या ट्री को देखेगा तो पीछे की ओर जा रहा है। मगर यही बंदा इस बंदे को देखेगा तो लगेगा कि ये रेस्ट कंडीशन में है, मगर मूवमेंट में तो है वो भी, है कि नहीं? हाँ, तो ये भी मूवमेंट में है, और ये बंदा भी इन दोनों को देखेगा तो लगेगा कि दोनों के दोनों ही मूवमेंट में है, मगर ये बंदा इसको देखेगा तो बोलेगा कि रेस्ट में है। बात समझ में आ रही मेरी? तो अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग लोकेशन के बेसिस पे तुम कह सकते हो कि कौन सा बंदा मूवमेंट में है और कौन सा बंदा रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? अब हम जब आगे चलते हैं, मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स, सम ऑब्जेक्ट मे बी मूव इन दी स्ट्रेट लाइन, अदर मे टेक अ सर्कुलर पाथ, सम मे रोटेट एंड फ्यू अदर मे बी वाइब्रेट। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन में फ्लो करते हैं, मोशन करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं तो सर्कुलर मोशन करते हैं, है ना, सर्कुलर मोशन करते हैं। जैसी अर्थ का मोशन मोशन है सन के अराउंड, सन के अराउंड अर्थ का मोशन है ना, तो सर्कुलर मोशन है। अब ये जो मोशन है, जैसे कोई बॉल को आपने भेजा तो स्ट्रेट मोशन करेगा, ठीक है। कुछ का मोशन होता है वाइब्रेशन का, मतलब कि आपने एक पेंडुलम, घड़ी की पेंडुलम को हिलाओगे तो पेंडुलम एक बार इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है ना, तो ये वाइब्रेशन का काम हो गया, है ना। या भी किसी चम्मच को तुमने कस के दीवार पे मारा तो वाइब्रेट करेगा। देयर मे बी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन एक साथ ज्वाइन होकर के भी मोशन कर सकते हैं, कि सर्कुलर मोशन भी हो, स्ट्रेट मोशन भी हो, और वाइब्रेशन भी साथ में हो, या फिर स्ट्रेट मोशन के साथ वाइब्रेट कर रहा हो या सर्कुलर मोशन के साथ वाइब्रेट कर रहा हो, है ना। And in this chapter we shall be first learn the describe the motion of object along a straight line। इसमें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। वी शैल ऑल्सो लर्न एक्सप्रेस सच एज मोशन थ्रू द सिंपल इक्वेशन एंड अ ग्राफ, और इस मोशन को हम समझेंगे एक सिंपल इक्वेशन के थ्रू, ग्राफ के थ्रू लेटर। एंड वी शैल डिस्कस वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग दी सर्कुलर मोशन, और यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर मोशन क्या क्या किस तरह से उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आया नहीं आया? अब क्या है कि अब यहाँ पे एक्टिविटी जैसे 7.1 दिया है, अब क्या है कि कोई बॉल है तुम्हारे क्लासरूम की, क्या वो रेस्ट कंडीशन में है? तो कहोगे रेस्ट कंडीशन में है, मगर उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर तुम बॉल के ऊपर एक हाथ से हिट करोगे तो अंदर के वन घन करके एक वाइब्रेशन से स्टार्ट होती है, तो तब उस कंडीशन में कह सकते हो कि वो मोशन में है। अब एक्टिविटी अगर हाँ करने को कह रहा है, मैं तुमको समझा रहा हूँ जी, कि अगर किसी भी चीज़ के ऊपर हिट करते हो तो उसके वो वाइब्रेशन करने लग जाती है ना, तो उससे ये कंफर्म होता है कि उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें वाइब्रेशन का साउंड सुनाई देता है। तब वो जो पार्टिकल्स है वो मोशन में आते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से तुम्हें वो वाइब्रेशन सुनाई देता है, क्योंकि वो मोशन में आ जाते हैं, रेस्ट कंडीशन से मोशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब दूसरी एक्टिविटी कह रहा है, have you ever experienced that the train in which you are sitting appears to moving while it is at rest? Discuss and share your experience। मतलब कहने का है किसी ट्रेन में तुम जा रहे हो और ट्रेन के अगर तुम बाहर देखते हो तुमको लगेगा कि बाहर के जो भी ऑब्जेक्ट्स या कोई बंदा खड़ा है या ट्री ट्री है वो सब पीछे की ओर जा रही है और ट्रेन आगे की ओर जा रहा है, राइट। मगर ट्रेन के अंदर जब तुम बैठे हुए हो और तुम्हारे सामने कोई बंदा बैठा हुआ है तो तुम्हें लगेगा कि वो बंदा रेस्ट कंडीशन में बैठा हुआ है, ऐसा लगेगा ना।
7.1 की अब हम बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम अब बात करते हैं मेन पॉइंट पे, अगर हम आते हैं तो डिस्क्राइब द मोशन। अब मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय द स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर लोकेशन के रिस्पेक्ट में। मान लिया कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ना, इस लोकेशन पे ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। एंड लेट अस अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल by the example. Let us assume that the school in a village is 2 kilometers north of the railway station. ठीक है, वो कह रहा है कि कोई विलेज में एक स्कूल है जो कि रेलवे स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन एक सेंटर पॉइंट है, उस रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ में है, 2 किलोमीटर नॉर्थ में है, ठीक है। of the railway station. We have specified the position of the school with the respect of the railway station. तो हम क्या रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में हम उस स्कूल की डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, हाँ, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, रेलवे स्टेशन रेफरेंस पॉइंट हो गया, और स्कूल की डिस्टेंस जो है हमने यहाँ से डिफाइन कर दी, कितने किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर की दूरी पर है। We have specified the position of the school with the respect of the railway station, and in this example the railway station is the reference point. तो रेलवे स्टेशन को हमने यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट की तरह लिया हुआ है। We could have also choose other reference point according to the our convenience. कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे रेलवे स्टेशन को ही रेफरेंस पॉइंट लो। हो सकता है कि इसकी जगह पे आप पोस्ट ऑफिस भी ले सकते हो, रेलवे स्टेशन की जगह पे हो सकता है, इसकी जगह पे आप कोई हॉस्पिटल भी ले सकते हो, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रेलवे रेफरेंस पॉइंट लेना है, कहाँ से आपका घर पास लगेगा, ये नियर बाय लोकेशन कौन सी होगी, उस हिसाब से कोई भी रेफरेंस पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। देयरफॉर to describe the position of the object we need to supply a reference point, we need to specify a reference point called the origin। और जो रेफरेंस पॉइंट हम डिफाइन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ओरिजिन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हाँ, तो उसको हम कहते हैं ओरिजिन। तो कोई भी रेफरेंस पॉइंट अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसको हम ओरिजिन कहते हैं, और उसी ओरिजिन से हम किसी भी डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं 7.1.1 में मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के कंसिडरेशन में क्या मोशन का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। दी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इन दी, अगर हम सिंपल मोशन की बात करें तो मोशन is the motion along the straight line. We shall first learn the describe this by the example। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको समझाएगा। कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द स्ट्रेट पाथ। अगर हम कोई कंसिडर करें कि कोई ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है स्ट्रेट पाथ में, मतलब कहने का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और उसका मूवमेंट बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ में हो रहा है। The object start is journey from O, इस फिगर की बात कर रहा है, इस फिगर में हम देखेंगे O which is treated as the reference point। अब ये O पॉइंट जो है इसको हम रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। Let A B C is the represent the position of object at different instant। और इसके साथ साथ O के रिस्पेक्ट में एक डिस्टेंस C है, एक B है और एक A है, ठीक है। ये अलग अलग लोकेशन है विद रिस्पेक्ट ऑफ O, यानी कि ये एक रेफरेंस पॉइंट है। जैसे पीछे हमने रेलवे स्टेशन को रेफरेंस यानी ओरिजिन लिया था, तो ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया ऑफ द ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस। तो एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू C एंड B एंड रीच A, यानी कि पहले जो ऑब्जेक्ट होगा 0 पे है यानी O पोजीशन पे है, फिर यहाँ से चला वो चलते चलते वो पहुंचा C पॉइंट पे, फिर C पॉइंट से चल के पहुंचा वो B पॉइंट पे, और B पॉइंट से चल के वो पहुंचा आपका A पॉइंट पे, ठीक है। तो वही चीज बता रहा है कि वो O से स्टार्ट किया उसने चलना, है ना। तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम O से स्टार्ट किया चलना, फिर वो A पे पहुंचा, B पे पहुंचा और C पे पहुंचा। तो पहले वो पहुंचा C पे, फिर B पे और फिर A पे। देन इट्स मूव बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीच C एंड थ्रो B, और फिर दोबारा से वो रिटर्न बैक मार लिया इसी पाथ को लेते हुए
और कहाँ पहुंचा, C एंड B, मतलब कि B पे पहुंचा और C पे पहुंचा, ठीक है। वो कह रहा है एंड देन इट मूव बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीच C थ्रू B, मतलब C पोजीशन पे पहुंचा थ्रू B से होते हुए, राइट। C पोजीशन पे पहुंचा थ्रू द, यहाँ से जब दोबारा से रिटर्न बैक मारा तो पहले B तक आया और फिर B से जो है C तक आया, ठीक है। इतना समझाया। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज OA प्लस AC, मतलब कितना कवर्ड किया उसने ऑब्जेक्ट ने लेंथ, तो पहले तो पाथ कवर्ड किया O से A तक का, मतलब कि जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस थी उसको कवर किया, फिर उसके बाद A से C, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर के वो दोबारा से C तक गया, इतना डिस्टेंस कवर किया। तो इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस को टोटल को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड किया उसने कितना, O से A और A से C तक आया, तो इसलिए उसने दोनों को, हाँ तो यहाँ दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 0 से A तक की डिस्टेंस हो गई आपकी 60 और फिर 60 से 25 तक की डिस्टेंस होगी कितनी, यहाँ 60 है, 55 है, 5 5 5 5 5 5 5, तो टोटल हो गया आपका 35, कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 5 जा 35, 35 डिस्टेंस हो गया आपका किलोमीटर के रिस्पेक्ट में अगर हम लेते हैं तो 60 किलोमीटर, हाँ तो 60 किलोमीटर और 35 किलोमीटर टोटल हो गया आपके 95 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 95 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, इसमें डायरेक्शन नहीं दिखाया जा रहा, ठीक है। इसमें डिस्क्राइब किया जा रहा है डिस्टेंस को, वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हम बताएंगे, इसमें डायरेक्शन हम नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। There are certain quantity which are the described by the specifying only their numerical value, सिर्फ numerical value से दिखाएंगे, जैसे 95 किलोमीटर, ठीक है। तो ये एक तरह सा मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड को हम नंबर से डिफाइन करते हैं 95 किलोमीटर। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड, ये क्या कह रहा है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसकी फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड, तो ये एक तरह की जो मैंने तुमको बताया ना, ये मैग्नीट्यूड डिफाइन हो रहा है, तो डिस्टेंस जो है मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो रही है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड फ्रॉम दिस एग्जांपल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस of the final position C of the object from the initial position of O. This difference will given you the numeric value of the displacement of the object of O and C through A. अब यहाँ पे कह रहा है अगर हमें कि हम कोई डिस्टेंस फाइंड करनी है फ्रॉम फाइनल पोजीशन से, डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन C of the object from the initial position of O, कहने का मतलब है जब हम किसी की डिस्टेंस फाइंड करते हैं इस पोजीशन से इस पोजीशन की, मतलब कि फाइनल पोजीशन कौन सा है, फाइनल पोजीशन है आपका C, ये फाइनल पोजीशन है, और इनिशियल पोजीशन क्या है आपका O, ये इनिशियल पोजीशन है ना। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, इसको कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन से, हाँ फाइनल पोजीशन से अब कहीं पे भी हो सकता है, मगर यहाँ पे कंसिडरेशन में ओरिजिन हमने O को लिया है ना, तो O से कंसीडर करेंगे सभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। वो हमको स्टार्टिंग में ही पुट कर लेते तो बात अलग थी, अभी हमने O को पहला पोजीशन कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। तो यही चीज कह रहे हैं, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज O एंड C थ्रू द A, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब ध्यान सुनो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहेंगे, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, यानी कि जो O से लेकर C तक की डिस्टेंस है ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। कोई डाउट है? हाँ, तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी पूरा डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ गए फिर यहाँ से लेके यहाँ आए, तो ये कहलाएगा डिस्टेंस।
और डिस्प्लेसमेंट क्या है, कहलाएगा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। 5 कैसे हो जाएगा? अरे भैया मैं पूछ रहा हूँ फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट का कहाँ है? फाइनल पोजीशन तो यही है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ दोबारा थोड़ी आया है, ऑब्जेक्ट तो यहीं पे आके रुक गया ना सी पे, तो 5 थोड़ी हो जाएगा। अगर ऐसा होता कि यहाँ ना रुक के ऑब्जेक्ट 5 पे आके रुकता तब यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट को 0 से 5 तक मानते, मगर ऑब्जेक्ट तो तुम्हारा सी पे ही आके रुक गया, तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया ओ से सी तक। ठीक है। कैन द मैग्नीट्यूड of the displacement be equal to the distance travel by the object। अब ये कह रहा है कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है बी द इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस के इक्वल होगी। कंसिडर द एग्जांपल ऑफ द 7, ऊपर वाले एग्जांपल के साथ बात करेंगे। फॉर द फ्रॉम मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ टू ए द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर। अगर हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखें ओ से लेके ए तक तो कितना कवर कर रही है? वो 60 किलोमीटर पर कवर कर रही है ना। और वहीं अगर हम देखें एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 60 किलोमीटर। अगर हम यही पहले पोजीशन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की हो गया, वो भी 60 किलोमीटर हो गया। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ओ टू ए एंड बैक टू बी डिस्टेंस कवर्ड 60 प्लस 25, यानी कि यहाँ से जब वापस आया तो 25 डिस्टेंस कवर किया तो 85 हो गया। while the magnitude of displacement is 35 किलोमीटर, और जब यहाँ से यहाँ तक गया तो सी तक पहुँच गया। thus the magnitude of the displacement is 35 किलोमीटर is not equal to the path of length 85 किलोमीटर, है ना। तो 85 किलोमीटर के इक्वल नहीं हो सकता। We will note that the magnitude of the displacement of the course of the motion may be 0 but the corresponding distance covered is not 0। कहने का मतलब है कि आपका डिस्टेंस जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता, मगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकता है। ठीक है। We will note that the magnitude of the displacement for the course of the motion may be 0, यानी कि displacement जो है वो 0 हो सकती है, but the corresponding distance covered by, मगर distance जो है कभी भी 0 नहीं होती है। If we consider the object to travel back to O, यहाँ तक आ गई, अगर 0 तक आ गई तो the final position कोइंसिडेंट विद द इनिशियल पोजीशन, मतलब कि फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के ऊपर ही आ जाएगी। एंड देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इज 0, जिसकी वजह से हम कह सकेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी 0 हो जाएगी। होवेवर द डिस्टेंस ऑफ कवर द जर्नी, मगर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 60 प्लस 60 यानी कि 120 किलोमीटर हो जाएगी। हाँ, द टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस समझ में आ गया। कहने का मतलब है कि डिस्टेंस जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, है ना, मगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 भी हो सकता है और वो माइनस में भी हो सकता है। कहने का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट 0 से चल के यहाँ चला और फिर यहाँ से चल के पीछे चला गया तो ये माइनस में चला गया, यहाँ आ गया तो 0 पे आ गया। ठीक है, समझ आई बात नहीं आई? are used to describe the overall motion of an object and the locate the final position with the reference of the initial position at given time। तो इसके वजह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब ये कुछ एक्टिविटी बता रहा है, तो एक्टिविटी तुम एक बार इसको करके देखना क्या है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये क्या है, कंसिडर द ऑब्जेक्ट ऑफ मूविंग द स्ट्रेट लाइन। मान लिया कि ऑब्जेक्ट जो है एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। लेट द इंटरवल ऑफ टाइम इज 5 मीटर इन अ फर्स्ट सेकेंड। पहले सेकंड के लिए वो 5 मीटर चला, तो मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड लगा, वो 5 मीटर कवर किया। फिर दूसरे सेकंड और थर्ड सेकंड और फोर्थ सेकंड में भी वो दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथे सेकंड में भी वो 5-5 मीटर तय कर रहा है। इसका मतलब है कि ईच सेकंड में वो सिर्फ 5 मीटर ही तय कर रहा है। इसका मतलब है ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसकी वजह से, इसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं इट इज सेड टू बी द यूनिफॉर्म मोशन इन द टाइम इंटरवल इज दिस मोशन शुड बी small and but it is our day to day life we come across the motion where the object is cover unequal distance। कहने का मतलब है अगर मान लिया कि 1 सेकंड पहला भी 1 सेकंड, दूसरा 1 सेकंड, तीसरा 1 सेकंड, चौथा 1 सेकंड है,
पहले वाले सेकंड में वो 5 मीटर चलता है, दूसरे वाले सेकंड में वो 6 मीटर चल लेता है, ये तीसरे वाले सेकंड में 7 मीटर चल लेता है और चौथे वाले सेकंड में वो 8 मीटर चल लेता है। तो एक तरह से अनयूनिफॉर्म मोशन हो गया। कहने का मतलब है पहले वाले सेकंड में जो कार की स्पीड होगी या ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। दूसरे वाले सेकंड में स्पीड हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड, और तीसरे वाले में हो जाएगी 7 मीटर पर सेकंड, चौथे वाले में हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इसका मोशन चेंज हो रहा है, हर सेकंड इसका मोशन चेंज होता जा रहा है। तो इसकी वजह से ये अनयूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, स्पीड नहीं, डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए और टाइम इंटरवल भी सेम होना चाहिए, तब उसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। जब आपका डिस्टेंस चेंज हो गया या फिर टाइम चेंज हो गया तो आपका अनयूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। समझ में आई बात? दोनों में से कुछ भी अगर चेंज हो गया, अरे तो स्पीड तो इसी से निकलती है ना भाई, स्पीड कैसे निकालोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो स्पीड निकलेगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो करोगे तभी तो स्पीड निकलेगी। स्पीड तो बाद में निकलेगी, पहले आपका कितना किलोमीटर कवर कर रहे हो और कितना टाइम लग रहा है, इन दोनों के बेसिस पे ही तो आप स्पीड निकालोगे। वही फार्मूला तो नीचे आया कि यहाँ स्पीड कैसे निकलेगा, टोटल एवरेज स्पीड निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टोटल टेकन टाइम, तो आपका एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? तो यही इसके आगे का प्रोसेस है कि भाई स्पीड कैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद इसमें एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं। तो स्पीड का तो नॉर्मल फार्मूला होता है कि भाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास स्पीड पता है तो और टाइम पता है तो डिस्टेंस निकल आएगा, अगर आपको डिस्टेंस और टाइम पता है स्पीड निकल आएगा, अगर स्पीड और टाइम पता है तो डिस्टेंस निकल आएगा, अगर स्पीड और डिस्टेंस पता है तो टाइम निकल आएगा। तो तीनों में से अगर दो चीज़ें पता है तो तीसरी चीज़ अपने आप निकल आएगी। मगर वहीं बात हो रही है एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, उसके बाद बात हो रही है कि वेलोसिटी क्या चीज़ होती है, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, है फिर उसकी यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, है ना। तो यहाँ पर यूनिट क्या हो गया, हेलो, हाँ, यूनिट क्या होती है, फिर उसके बाद यहाँ पे इक्वेशंस वगैरह दिए हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे दिया है एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवल 16 मीटर इन अ 4 सेकेंड एंड देन अदर इज 16 मीटर इन अ 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसके एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, तो इस तरह से कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये पहले हम इसको कवर करेंगे फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो आज हम अभी यहाँ तक रहने देते हैं, जितना मैंने तुमको समझाया है यहाँ तक समझ में आया। हाँ, तो यहाँ तक का नोट्स वगैरह तैयार करना और अच्छे से इसको समझो, एक दो बार रिवाइज करना है इसको, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई चीज़ डाउट है तो बताओ।